अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सुहाफिल। गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से पूरी टीम की तरफ से सब देखने वालों को जुम्मे का दिन बहुत 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 वो इसलिए बिकॉज एक तो बहुत सारी खुशी इस चीज़ की होती है कि वीकेंड शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को दो, कुछ लोगों को एक छुट्टियाँ होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से हूँ जिनको हफ्ते की 2 छुट्टियाँ होती हैं। बट ऑल दो आपको जेलस होने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें, अच्छे से अपने वीकेंड में अपने आप को एंटर करें। होपफुली कि आपका वीक अगर अच्छा गुजरा भी और नहीं भी गुजरा तो वीकेंड परफेक्ट गुजरेगा। लेकिन अगर हम जुम्मे के दिन की बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। इस दिन में आज तो ख़ास तौर पर गुस्ल का एहतमाम करें। घर में मौजूद बच्चे बड़े जो हैं वो ख़ास तौर पर इज्तिमात का जो इनकाद किया जाता है मसाजिद में, वहाँ जाकर खुतबात सुने जाते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ की तरकीब आज के दिन ज़रूर दिलाएं। और हमेशा कहा जाता है कि नसीहत करने से बेहतर ये कि आप करके दिखाएं। तो आपके घर में मौजूद बच्चे जो हैं वो जुम्मे का एहतमाम खा वो ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो, जिस तरह से करेंगे, जिस बखूबी अंदाज में करेंगे, बच्चे उसी को उस तरह से फॉलो करेंगे। तो आज के दिन कोशिश करें कि जुम्मे का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, बाहर जाएं तो बच्चों को साथ लेके जाएं और घर में भी ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज का एहतमाम किया जाए। और आज जो भी दुआएं मांगे उसमें पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सारी हैपनिंग्स है जो कि बैक टू बैक हो रही हैं। खेल के मैदान से कुछ अहम और अच्छी खबरें हैं, सियासत के मैदान से बहुत ही अहम खबर। फाइनली उस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था, बेसब्री से भी कहा जा सकता है, और मुल्क की ज़रूरत भी थी कि इंतखाबात आखिर कब होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जनवरी के लास्ट तक का इंडिया दिया गया है। बट ऑल दो अभी प्लान जो है वो जारी नहीं किया गया। इस हवाले से पॉलिटिकल सेगमेंट में ज़रा ये हम थोड़ा सा सेगमेंट रख लेते हैं और इसको टू बी कंटिन्यूड छोड़ देते हैं। बट आज के टॉप स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आज के 2 घंटे के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज़ क्या होंगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज़ ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले एडिटोरियल, जिसमें बहुत सारी अच्छी और हैपनिंग खबरें हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आज का मेरा और आपका सेगमेंट, जिसको वीकेंड पे बच्चे मिस नहीं कर सकते, लेकिन आज जुम्मे का दिन है, बच्चों ने आज भी स्कूल जाना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिपीट में बाय 4 o'clock आप डेली डोज के सेगमेंट मिस ना कीजिए। डेली डोज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन जनवरी के आखिर तक कहा जा रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे। हल्का बंदियों की अगर बात करें तो सितंबर, उसके बाद नवंबर 30 को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और इंतखाबात की तारीख के हवाले से ये जो अभी जमगोइयाँ चल रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने किसी की नहीं मानी और ये डेट जो दी है, बल्कि आप ये कि टेन्योर जो दिया है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की मुनासबत से कोशिश हमारी ये होती है कि अवामी मसाइल जो है उनको एड्रेस किया जा सके। हर घर में ये मसला, या यूँ कहें कि हर खातून जो है वो इस मसले से दो चार है, माँ बाप भी इस मसले से दो चार है कि बेटियों की शादी टाइम पे की जाए, आखिर कैसे की जाए। इसका जो है वो डिटेल सेगमेंट रखे आज के प्रोग्राम में। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बाबा गुरु नानक की आज जो है वो बरसी, आज के बल्कि 3 से 4 रोज़ तकरीबात होती हैं, जिसकी तकरीबात का इनकाद जो है वो वहाँ किया जाता है। करतारपुर राहदारी, जिसको बड़ी खूबसूरती से इस वक्त जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और ये तकरीबात जो है 3 रोज़ा कहाँ किस तरह से शुरू होंगी, इसको आज के सेगमेंट में हमने एक डिटेल पार्ट दिया है, तो उसको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दिन की मुनासबत से चूँकि जुम्मे का दिन है तो नात को भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ये आखिरी हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपके और हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं एडिटोरियल, यानी पॉलिसी ऑफ द चैनल। तो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम की, चैनल की और मुल्क की होनी चाहिए कि हम अच्छी खबरें जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करें। तो खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें होंगी, सियासत के मैदान से भी कोई आजकल वायरल होने वाली खबरें जो हैं वो एडिटोरियल का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हमारे आज के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए हैं। लेकिन चले उस ट्वीट के बारे में हम बाद में बात करेंगे जो कि सेल्फी ट्वीट थी, जो कि उन्होंने एक्स पे की। लेकिन आज हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। चूँकि निगरान सेटअप जो है आपको पता है वैसे तो 3 से 4 माह मैक्सिमम जो है वो 3 माह होते हैं, और ज़्यादा निगरान हुकूमत का जो सेटअप होता है उसका काम ये होता है कि इंतखाबात जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चूँकि 90 दिन के अंदर कराने होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और तमाम तर इंतजामात को देखना होता है। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त आपको पता है सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की इस तारीख के बाद, जो कि जनवरी के लास्ट में है, 150 या 170 दिन गालिबन बनते हैं। आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन जो है उसके अंदर इंतखाबात नहीं कराए जा सके। 170 दिन के बाद शायद पाकिस्तान में इंतखाबात जनवरी के लास्ट में अगर तारीख दी जाती है तो ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कितने दिनों बाद इंतखाबात हो रहे हैं।
हैं असेंबलियाँ टूटने के बाद। लेकिन अनवारुल हक काकड़ जो कि निगरान वज़ीर आज़म है, इस टेन्योर के दौरान चूँकि टेन्योर लंबा हो गया है और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करें या ब्यूरोक्रेट की बात करें तो बड़ी तादाद में तमाम सूबों के जो इस वक्त निगरान सेटअप हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। चूँकि टेन्योर लंबा होने की वजह से इख्तियारात को एक्सटेंड करने की वजह से उनकी जिम्मेदारियाँ कंपैरेटिवली पहले जैसे निगरान हुकूमतों से बहुत ज़्यादा है। तो आज ये ज़िम्मा जो है वो उनके सर आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी जनरल असम्बली से आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर खिताब करेंगे। तो ये प्रोग्राम की पहली और अहम खबर है। बढ़ते हैं खेल के मैदान से, आपको अच्छी खबर देनी है। चूँकि वर्ल्ड कप की हम बात करें तो इसका इंतजार एशिया कप के दौरान ही लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया था। और अगर आप पब्लिक न्यूज़ की बात करें तो आपको पता है हमारी डिजिटल की ट्रांसमिशन एशिया कप की आपने थ्रू आउट देखी, मतलब 8 से 9 घंटे हम लाइव थे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, एशिया कप के साथ साथ हम वर्ल्ड कप की तैयारी भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन चले हमारी तैयारी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी इस वक्त जो मुल्क की तैयारी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारी है, PCB की तैयारी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। 3 से 4 घंटे कल एक तवील डिस्कशन, तवील मीटिंग जो है वो PCB की जारी रही। उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है, लेकिन हमें अभी अनाउंस नहीं किया गया। आज ही गालिबन कहा जा रहा था कि 11 बजे के बाद जो है कौमी स्क्वाड का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत खातिर खा तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वी गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन सो फार। पिछले जितनी सीरीज़ हमने खेली हैं, बैक टू बैक जो हमने टूर्नामेंट्स किए हैं, उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन हमें टीम की सूरत में मिला है वो बहुत बेहतरीन है। और इसको ही आगे कैरी करना और वे फॉरवर्ड लेकर चलना, मेरे ख्याल से यही जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे कप्तान बाबर आजम की भी होगी। PCB जो है वो काफ़ी रिलाय कर रही है स्क्वाड पे जो कि पिछले एशिया कप में था। होंगी कोई ऊपर नीचे 2-4 तब्दीलियाँ में भी हो सकती हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वो गालिबन अभी से 1 घंटे बाद कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने ये देखना है कि कुछ इंतज़ार के बाद ये स्क्वाड जो है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐलान से पहले आपको पता है कि 25 सितंबर जो है उसका दिन मुकर्रर किया गया है। हमारी टीम जो है भारत के लिए फ़्लाई करेगी और अहमदाबाद स्टेडियम की बात की जाए तो 1,32,000 का टारगेट जो है वो भारत ने सेट किया हुआ है। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन चलें, अगर आप होस्ट मुल्क हैं तो एशिया कप को हमने भी होस्ट किया था और काफ़ी हरदर्मी आपने दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान जो कि एक अमन पसंद मुल्क है तो हमारी जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है और हम पुरअमन तरीके से जो है वो खेल के मैदान में कोई भी सियासत ना करते हुए भारत जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी टीम को, पूरी क्रिकेट टीम को, जो कि भी कुछ देर बाद अनाउंस होने जा रही है, गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आपको बेस्ट ऑफ नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ऐसी खबरें हमारे सामने आ जाती हैं कि अगर हम इस्लामोफोबिया की ख़ास तौर पर बात करें तो इसके बारे में बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारी अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो इस पर आवाज़ उठाई भी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूरोप के ममालिक भी हैं जो आज भी इस्लामोफोबिया का ना कि सिर्फ के शिकार हैं, बल्कि यहाँ पर देखा यह जाता है कि हर रोज़ ये चीज़ परवान चढ़ रही है। अगर मैं आपको स्विट्ज़रलैंड से ख़बर दूँ, जो कि हम कहते हैं कि सेहत के अतबार से एक ऐसा मुल्क है कि लोग बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से सैर व तफरी के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें या मुसलमानों की बात करें तो वहाँ पर अब उनके लिए एक मसला ये बन गया है कि वहाँ पर मौजूद अगर मुसलमान रिहाइश पजीर है उनके लिए भी, और अगर आप मुल्क से बाहर सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक बुरा जेस्चर, ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम ममालिक जो है वो हमें इसकी सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है उनकी जानिब से अब ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि अबाया वेल जो है उसको आप कैरी नहीं कर सकते उस मुल्क में। चूँकि इस पर पहले भी बहुत सारी कैंपेन चलाई गई थी, रेफरेंडम कराया गया था, और जब रेफरेंडम कराया गया तो गालिबन ये रेफरेंडम जो है 2021 में कराया गया था। और उसके बाद अब कानूनी एतबार से जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है, और अगर इसकी पाबंदी नहीं की जाएगी तो भारी जुर्माने जो हैं वो आपको अदा करने होंगे, जो पाकिस्तान गालिबन 12 लाख रुपए बनते हैं। तो फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्ज़रलैंड, ये एक हम अगर फ़हरिस्त की बात करें तो फ्रांस में पहले हमने काफ़ी इस तरह की कवानीन को पास होते हुए और आयद होते हुए देखा, और इसके बाद बेल्जियम में भी इस तरह की पूरी कैंपेन चलाई गई, रेफरेंडम कराया गया, वोट कास्ट किए गए, असेंबलीज़ जो हैं उसमें बाकायदा तौर पर लोगों ने अक्सरियत के साथ इस चीज़ की हिमायत की कि जो अबाया है, या अगर वेल की हम बात करें, हिजाब के बारे में ऐसी मतलब इस तरह से बात नहीं की जा रही, सिर्फ अभी नकाब के बारे में बात की जा रही है और आपके अबाए के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्ज़रलैंड ने भी ख़वातीन के नकाब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है।
तो अगेन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री आप इस चीज़ को जानते हैं कि हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और दीगर मुस्लिम ममालिक जो है वो यकीनन इस इक़दाम से खुश नहीं होंगे और खुश होना भी नहीं चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमने कल इस पर एक डिटेल सेगमेंट थी, लेकिन हमने 2 से 3 मिनट की एक डिटेल कॉन्वर्सेशन की थी आप लोगों से, और आप लोगों के सामने रखा था कि खालिस्तान तहरीक दरअसल है क्या। एक ऐसी तहरीक कि सिख बरादरी जो कि कनाडा में बसती है, पूरी दुनिया में बसती है, वो अपनी एक अलग रियासत चाहते हैं जहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात की, अपनी रिवायात की, वैल्यूज़ की, नॉर्म्स की जो है वो पाबंदी कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन इस खालिस्तान तहरीक के लिए बहुत सारी जानें गई हैं, और हरदीप सिंह की अगर हम बात करें तो उसके बाद सुखदिल जो है एक और इस खालिस्तान तहरीक के रहनुमा, उन्हें कल कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। एक और सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अब ये तहरीक मेरे ख्याल से मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि अगर हम पहले बात करें तो कनाडा की हुकूमत की जानिब से वहाँ के बाशिंदे को यानी हरदीप सिंह को, जो कि रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के, उन्हें कत्ल करने के बाद भारत के जो कमिश्नर, हाई कमिश्नर हैं, या उसके अलावा उनके सिफारतकार हैं, या रॉ के जो इस वक्त सरबराह जो कि सिफारतकार के तौर पर, भारत के सिफारतकार के तौर पर कनाडा में मौजूद है, पवन सिंह, उन्हें जो है मुल्क बदर होने की फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। लेकिन अब एक और कत्ल के बाद वहाँ पर जो सिख रहनुमा है वो शदीद गम व गुस्से का शिकार है। उनका कहना ये है कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इस हवाले से जो है अब ये तहरीक वहाँ पर रेफरेंडम हो, या अगर आप मुख्तलिफ मुजाहिरों की बात करें, मुख्तलिफ जुलूस की बात करें, तो बड़ी तादाद में सिख बरादरी जब वहाँ पर निकलती है तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में सिख बरादरी खालिस्तान के कितने हक़ में है। और अगर हम बात करें रेफरेंडम की, तो हमेशा ये चीज़ जो है वोट कास्ट करने के तौर पर सामने आई है। रिसेंटली कनाडा में जो रेफरेंडम कराया गया था, उस रेफरेंडम के बाद हमने ये देखा कि 1,30,000 जो लोग हैं वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचे। कतारें लंबी से लंबी लगी थी, बहुत सारे लोग तो अपना वोट कास्ट ही नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। तो अब खालिस्तान तहरीक जो है मज़ीद मुख्तलिफ रहनुमाओं के कत्ल के बाद अब मज़ीद परवान चढ़ रही है, और देखना ये है कि किस तरह से कनाडा जो है, जिस तरह से बहुत अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर कैनेडियन हुकूमत की जानिब से दिया भी गया है कि सख्त अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि वहाँ पर मुल्क बदर होने की इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं, और भारत इन तमाम तर इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करता है, जो कि मेरे ख्याल से देर तक इस चीज़ को कैरी नहीं कर सकता। प्रोग्राम में आगे बढ़े, बट नोट द लीस्ट एडिटोरियल में हमने आपको मारूफ शायर रईस अमरोही जो है उनकी आज बरसी मनाई जा रही है, और उनकी आज 35वीं बरसी है। अगर हम उनके करियर की पर नज़र डालें और उनके बारे में बात करें, सहाफ़त से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और चूँकि वो भारत में ही पैदा हुए, भारत के शहर अहमदाबाद से जब कराची में आए तो फिर कराची में ही रिहाइश पजीर रहे। और कराची में अगर उनके नसर निगारी की बात की जाए, शायरी की बात की जाए, मुख्तलिफ़ तसानीफ़ जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी भी जाती हैं, लिखी भी जाती हैं। और अगर हम तराजुम की बात करें तो बहुत सारी ज़ुबानों में तर्जुमे करके भी पूरी दुनिया में इनकी तसानीफ़ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का यकीनन एक सरमाया है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिनका आज जो है वो दिन मनाया जा रहा है। और आज उनकी बरसी के मौका पर गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं। एक रिपोर्ट है, वो आप देखें और मुलाहिज़ा कीजिए। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे डेली डोज, सो डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। डेली डोज की बात कर लेते हैं। पहला डोज हम आपको कहाँ से देंगे, गेस कर लें, लेकिन ऑब्वियसली पहला डोज जो है, चूँकि आजकल हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि ना सिर्फ आपको एंटरटेन करें बल्कि साथ साथ आपको अवेयरनेस भी दे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर कहाँ पर किस तरह से कैसे काम हो रहा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको याद होगा कि हर आज से कोई 2 से 3 साल पहले गालिबन ये होता था कि आप ये सोचते थे कि हर 2 में से 3 बंदे जो हैं उनको या तो ब्लड प्रेशर है या 2 में से 1 बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ ज़रूर होता था। लेकिन अब पाकिस्तान में खास तौर पर, दुनिया की तो चलिए हम बाद में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई ये चीज़ कि हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी जगह पर बहुत सारी तहकीक हो रही है। मुहक्किकीन जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और अभी मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो डायबिटीज़ के मरीज़ों को इंसुलिन, चूँकि आपको पता है जो इंसुलिन पर चले जाते हैं उनको रेगुलर इंसुलिन लगानी पड़ती है खाने से पहले, और उसके बगैर जो है वो ब्लड शुगर मकदार जो है वो कंट्रोल नहीं होती और वो बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ये इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अच्छी खबर ये है कि इंसुलिन देने वाली एक नई डिवाइस जो है वो लॉन्च कर दी है। च्युइंगम साइज़ की ये डिवाइस है। अब तक इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसानों पे चूँकि नहीं किया गया लेकिन चूहों पर किया गया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जल्द ही मज़ीद इसको अपडेट करके कोशिश करें कि इंसानों पर भी इसको अप्लाई किया जाए। और जो अभी इस वक्त हम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इनका ताल्लुक अमरीका से है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने मिल के चूँकि इस डिवाइस को बनाया है,
उनका कहना ये है कि ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि मतलूबा प्रोटीन की मकदार जिन बीमारियों में चाहिए होती है तो दीगर बीमारियों के लिए भी इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपके खून के अंदर खुलियों को इंडल्ज और ऑक्सीजन जो है उसकी कमी को पूरा करती है, स्पेसिफिकली जिस चीज़ को एड्रेस करेगी। और डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर, चूँकि मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, और अगर हम अरब साइड की बात करें, UAE साइड की बात करें, तो वहाँ पर चूँकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बहुत बड़ी है। और चूँकि अब ये हम देख रहे हैं कि हर 2 में से 1 मर्ज़ जो है वो आपको नज़र आता है कि वो डायबिटीज़ ही होता है, और जो लोग इंसुलिन पर चले जाते हैं उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंसुलिन लेने के लिए जो डिवाइस घरों में इस्तेमाल की जाती है वो तो आपके रेगुलर यूज़ के लिए, लेकिन ये जो अभी डिवाइस लॉन्च की गई है ये च्युइंगम साइज़ की है और आपके खून में ब्लड यानी ब्लड शुगर मकदार जो है उसको वो कंट्रोल करेगी और आपके लिए कंपैरेटिवली इंसुलिन से काफ़ी आसानी हो जाएगी। बट ऑल दो अभी तहकीक जो है वो जारी है, मुकम्मल तौर पर इस पर तहकीक नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता चूहों पर जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि कामयाब रहा है और अब जल्दी जो है वो इंसानों पे भी किया जाएगा। तो अगेन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो रही है, इतनी आगे बढ़ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के लिए मज़ीद ज़िंदगी आसान और सहल होती चली जा रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगला डेली डोज हमने आपको देना है, बहुत महंगा डेली डोज है। आप खाना कहीं खाने के लिए जाएं तो आप हमेशा ये आप देखेंगे मेन्यू में या तो एक डिश की प्राइस लिखी होती है या बाज़-औक़ात लिखा होता है कि पर केजी या पर ग्राम जो है वो इसको चार्ज किया जाएगा, इसकी कीमत को। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप किसी टूर पे हैं तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो या तो आप एक डिश के मेन्यू में उसकी कीमत चेक करें या फिर ये चेक करें कहीं उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ कि पर ग्राम हम इसके चार्ज करेंगे। क्योंकि एक ख़ातून के साथ यही हुआ और जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने फौरी तौर पर पुलिस बुला ली। तो आंटी ने फौरी पुलिस जो है वो बुला ली। केकड़े की डिश है ये, मैं पाकिस्तान की डिशेस की बात कर रही हूँ। चले, हमने चूँकि ये खबर आपको देनी है, स्विट्ज़रलैंड की ये खबर है। केकड़े की डिश एक खातून ने ऑर्डर की, ऑर्डर करने के बाद जब बिल आया तो गेस व्हाट, बिल कितना था? 2 लाख रुपए, यानी $1100 थे और पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 लाख जो उसको अदा करने पड़े तो उसने कहा ये तो आप लोगों ने मुझे मिसगाइड किया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो मेन्यू पे लिखी हुई है वो सिर्फ $20 लिखी हुई है इसकी कीमत, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पर केजी पर ग्राम जो है वो आपका रेस्टोरेंट इसको चार्ज करता है। उसने फ़ौरी तौर पर पुलिस बुला ली, लेकिन पुलिस के आने से, चूँकि वो एक टूरिस्ट थी और वो वहाँ पर सिर्फ टूरिज़म के लिए आई हुई थी, तो जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो उसको सिर्फ $78 का जो है वो डिस्काउंट किया गया। बाकी कीमत उसको अदा करनी पड़ी। और अगर आप अब ये गलती ना कीजिए, कहीं भी जाएं तो मेन्यू को अच्छी तरह से थॉरली रीड करके ही ऑर्डर करें, वरना आप भी पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बिल देने की वजह से जो है वो फंस सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में। ऑल दो कि मुझे लगता है ये तो आप ऑर्डर करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऑर्डर करें तो देख कर ऑर्डर करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है जिसका जिक्र जो है मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में किया था। भाई क्या ही बात है, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सेल्फ़ी तो बहुत खूब है और अच्छी भी बहुत आई है, लेकिन ये सेल्फ़ी अभी की नहीं है। चूँकि मैंने आज प्रोग्राम के आगाज़ में खबर दी कि अक़वाम मुत्तहिदा से आज वो ख़िताब करेंगे, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बट ऑल दो ये जो इनकी इस वक्त आप देख रहे हैं ये अभी सेल्फ़ी काफ़ी पुरानी है। और ये सेल्फ़ी कितनी पुरानी है मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस वक्त की ये उनकी सेल्फ़ी है, जो कि हमने अपने आपको स्क्रीन पर दिखाई। वो सेल्फ़ी उन्होंने उस वक्त खींची और नीचे बड़ा ज़बरदस्त उनकी तारीफ़ में अच्छा सा कैप्शन लिखा। लेकिन अब चूंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो अब बने हैं तो ये पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है, लोग मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में इसका तबसरा भी कर रहे हैं। ऑल दो कि ये बहुत पुरानी पिक्चर है तो देख कर ज़रा कमेंट किया करें, एमी बिला वजह कमेंट सेक्शन में आकर लड़ना शुरू मत कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं जनाब। आपको मैंने अगली अच्छी खासी भारी भरकम खबर देनी है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे वज़नी प्याज अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग पब्लिक के हम डेली डोज में आपको ये बताते हैं कि दुनिया का ये 9 किलो वज़नी जो है वो प्याज है। ना सिर्फ प्याज बल्कि एक एग्जीबिशन जो है उसका इनकाद होने जा रहा है और ये इनकाद जो है वो हर साल होता है और अक्टूबर में होता है। और अभी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त आई कैचिंग जो है वो ये प्याज है, जिसका जो वज़न है वो 9 किलोग्राम है। और इसके अलावा प्याज के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी दीगर ऐसी सब्जियां भी हैं जो कि बड़ी अनोखी तरीके से उगाई जाती हैं और बड़े अनोखे तरीके से जो है वो इसको मैनेज किया जाता है। बट ऑल दो पूरा साल जो है मुख्तलिफ खेती बाड़ी करने वाले लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गार्डन, इसमें मुख्तलिफ तरह की सब्जियाँ जो है वो उगाई गई हैं। कुछ साइज़ में बहुत बड़ी हैं और कुछ की प्रोडक्शन बड़े अनोखे अंदाज में हुई है, कुछ देखने में बहुत डिफरेंट लगती हैं। लेकिन आपको पता है हमेशा जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो कोई रिकॉर्ड टूटता भी है। तो इससे पहले जो है वो 107 किलोग्राम वजनी कद्दू जो है
उसका रिकॉर्ड अब शायद टूट जाए। लेकिन ऑल दो अभी जो है अक्टूबर में ये जो एग्जीबिशन है ये होने जा रहा है, जिसमें ये प्याज जो है उसको डिस्प्ले किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा और लोग बड़ी तादाद में, जो लोगों की मेहनत है, जो कि गार्डनिंग का बहुत शौक़ रखते हैं और सारा साल मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी एग्जीबिशन है और लोग जो हैं बड़ी तादाद में इस एग्जीबिशन में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, विन भी करेंगे और अच्छे खासे प्राइसेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो बेसिकली तुर्की में अगर हम देखें तो इस तरह की बहुत सारी रवायात होती हैं जो कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस रिवायत की तो ये मेरे ख़्याल से एक लड़की को हक़ देने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर हम बात करें लड़की के इस्लाम में इस हक़ की कि अगर आपको लड़का पसंद है तो आप पसंद की शादी कर सकती हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए कह सकती हैं कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन चलें, ये हक़ दोनों तरफ है, लड़के को भी बाकायदा तौर पर इसका पूरा हक़ है और लड़की को भी इसका पूरा हक़ है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आपने सारी ज़िंदगी, मतलब अगर एक बंदे को चूज़ कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। बट ऑल दो पर दिखावा ये एक ऐसी रस्म है जो कि तुर्क लड़की जो है वो इसकी प्रैक्टिस करती है। अगर एक लड़की जो है लड़की वाले लड़के वाले के घर जा रहे हैं या लड़के वाले लड़की वाले के घर आ रहे हैं तो ये रस्म इस तरह की है कि आप नॉर्मली प्रैक्टिस आपको पाकिस्तान के सारे घरों में नज़र आती होगी कि आप चाय की एक ट्रे लेके जाते हैं और यूजुअली जो है वो लड़की चाय की ट्रे लेके जाती है। तो जनाब ये रस्म क्या है, लड़की चाय की ट्रे लेके जाती है, चाय देती है, अगर उसको लड़का पसंद आ गया, अट्रैक्टिव लगा, उसके दिल में ना वो शाहरुख खान की मूवी नहीं होती घंटियाँ बजना शुरू हो गई, तो वो क्या करेगी, चाय को थोड़ा सा उंडेल के गिरा देगी ट्रे के अंदर। तो इसका मतलब ये है ग्रीन सिग्नल कि लड़की को लड़का पसंद आ गया है। अब यही जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, लड़की आई, उसने क्या खूबसूरत अंदाज में शर्माते हुए और लहराते हुए चाय का कप रखा और उसके बाद थोड़ी सी चाय जो है वो ट्रे में गिरा दी और उसी तरह से शर्माती हुई वहाँ से चली गई। अच्छा, पीछे जो फैमिली मेम्बर्स है ना उनका रिव्यू भी बहुत मज़े का है, बिकॉज वो भी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके फैमिली मेम्बर्स यानी घर के जो बड़े होते हैं वो इस चीज़ को सेकंड करें कि आपकी बेटी जो है वो अगर अपनी पसंद का इजहार कर रही है या इकरार कर रही है तो उसको हमेशा आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। तो ऑल दो मुँह से कहने का रवाज नहीं है तुर्की में, ये एक रस्म है जिसका ज़्यादातर जो है वो हर जगह इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं तुर्की की जहाँ पर आज भी रवायत बरकरार है और बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह से अपनी पसंद का इजहार करती हैं। सो दिस इज़ वेरी क्यूट वीडियो जो कि आजकल सराउंड कर रही है इंटरनेट पे और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे। आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर हमने आपको देनी है। अगली ख़बर जो है वो अगेन बहुत पुरानी है, 150 मिलियन ईयर्स पुरानी, मतलब 150 की अगर हम बात करें तो इतने साल पुरानी ये ख़बर देने का आपको मकसद ये है कि अब भी इसको इतने नायाब तरीके से रखा गया है कि अब 2023 में इसको नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। ये मैं नायाब डायनासोर की बात कर रही हूँ जिसका नाम बेरी है। उस वक्त के रिसर्चर जो हैं जो कि आसार क़दीमा के रिसर्चर हैं उनके नाम पे इसको रखा गया है, बेरीज़ का नाम रखा गया है और अब इसे बाकायदा तौर पर बहुत सालों में बिल्कुल एज इट इज़ रखने के बाद, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आसार क़दीमा को सेव करने की बात करें तो येस, यूरोप के ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये क्रेडिट जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है कि हमारा जो भी असासा है, कीमती असासा, उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। तो ये 150 मिलियन ईयर्स पहले ये डायनासोर का जो ढांचा मिला था, ये जो स्केलेटन मिला था, उसको इतने अच्छे तरीके से 80% कहा जा रहा है कि उससे जिस्म का हिस्सा और 90% उसका जो फेस है उसको अभी भी वैसे का वैसे ही रखा है इतने सालों बाद भी संभाल के। तो ये नायाब डायनासोर जिसका नाम बेरी है उसको पेरिस में नीलामी के लिए बाकायदा तौर पर 2023 में अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। लोग बड़ी तादाद में, चूँकि जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को, तारीख़ को एक्सप्लोर करने का शौक़ बहुत सारे लोगों का होता है, वो जाके इस नुमाइश में देख भी सकते हैं और जिसका बहुत ही ज़्यादा शौक़ हुआ, जो बड़ी कीमत भी अदा कर सकता है, वो अब नीलामी में चूँकि इसको फ़रोख्त के लिए रखा गया है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। बट ऑल दो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको संभाल के रखा गया और अब इसको बाकायदा नुमाइश के लिए पेश करने के लिए दोबारा से तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, हमने आपको एक ऐसा ही परिंदा दिखाना है जो परिंदा नॉर्मली देखने में आपको लगता होगा कि अगर हम इसका लिबास किसी इंसान को, किसी औरत को पहना दें तो वो बिल्कुल एक औरत ही लगना शुरू हो जाए। हम आपको बता रहे हैं हार्पी ईगल की। हार्पी ईगल एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत ही साइज़ में ह्यूज होता है। 6.5 इंचेस जो है अगर हम इसकी बात करें तो जब ये परों को फैलाता है तो इतना फैलाव इसका हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी ऐसे जानवर को जिसका वज़न जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 किलो तो उसको उठा सके। अगर हम इसकी परवाज़ की बात करें
तो ये कम से कम 1600 से 2000 फीट तक इसकी बुलंदी होती है, इससे ज़्यादा ये उड़ान भरता नहीं है। और अगर इसके शिकार की बात की जाए तो ये शिकार भी ख़ास तौर पर अगर हम जंगल की बात करें तो तमाम ज़मीनी जगह पर मौजूद जो जानवर होते हैं, बंदर ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये बंदरों का शिकार करता है और वही इनकी खुराक होती है। तो ये अब हॉर्नबिल ईगल की जो हम बात करें, एक ऐसा परिंदा है जो कि लोगों, और अगर लोगों के साथ इसकी तशबीह की बात करें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इसे लिबास पहना दिया जाए तो बिल्कुल लोग इसको इंसान ही समझना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो और अगर आपने बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हैं उनकी बहरी फ़ौज का साइन भी ये है, तो आज भी ये जो हॉर्नबिल ईगल है बहुत सारे ममालिक पे पाया जाता है और इसकी जो नस्ल है उसको डायग्नोस करने के लिए या उसको जो है वो एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे लोग बड़ी तहकीक भी करते हैं। नर और मादा की तहकीक के लिए इसके रंगों जो है और उससे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसमें 3 ही रंग आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहे होंगे, सफ़ेद, नारंगी और ब्लैक। और अगर आप नर और मादा की बात करें तो उसमें भी ये रंग जो है उनकी मुनासबत से ही इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो देखने में बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। सो विद आवर डेली डोज फॉर टुडे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुल्क के सियासी मंजरनामे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जो कि एक लंबे दौर के बाद हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वापस आए और 48 घंटे के नोटिस पर वापस जो है वो लंदन रवाना हो गए। इस वक्त मरियम नवाज़ भी लंदन में ही मौजूद है। तो नून लीग की चोटी की क़यादत जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है। वहाँ पर क्या बात हो रही है या क्या प्लानिंग हो रही है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इंतखाबात की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिर तक इलेक्शन प्लान जो है वो जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरीज़ को हंगामी बुनियादों पर मुरासला भी जारी किया गया है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है ये कि इब्तदाई फहरिस्त जो है हल्का बंदियों की 27 सितंबर को और हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को दी जाएगी। आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो नहीं हो सके, लेकिन 170 दिन के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन हम उस खत की भी बात करेंगे और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए समीना पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा कि अगर हम सारे सिनेरियोज़ की बात करें, एक लंबा इंतजार हमने किया है, हमारी आवाम ने किया है कि इंतखाबात कब होंगे, बट ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट वो ख़त जो कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत कर ले इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी मुलूज़े खातिर नहीं रखा, कोई मुशावरत नहीं की, तजावीज़ नहीं ली। अब जो तारीख दी है उसके मुताबिक 170 दिन के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो वो आइन और कानून जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का कहता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है आपकी नज़र में? आइन और कानून तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता कहीं मुल्क में। ना जाने आपको क्यों ये गुमान हो रहा है कि कहीं आइन और कानून एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक आपने खत का जिक्र किया आरिफ अलवी साहब के, उसमें तो पहले से ही आइडिया था जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें ट्रीट कर रहा है। जब उन्होंने मुलाकात के लिए भी बुलाया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और फिर जब पहले भी उन्होंने इलेक्शन डेट दी थी पंजाब के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो उस वक्त भी जो उनकी डेट्स के साथ सलूक किया गया था, तो ये कोई ऐसा यानी शॉकिंग नहीं था कि जी इलेक्शन कमीशन अगर उनकी डेट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेड ही था। जहां तक ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए थी, वैसे तो बहुत सारे लोग इवन सदर साहब पे भी तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि उन्हें एग्जैक्ट डेट देनी चाहिए थी, ना कि वो एक सजेशन देते कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट से नवंबर के फर्स्ट वीक में इंतखाबात के हवाले से मुशावरत कर लें। अब उसमें कुछ आईनी और कानूनी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जाहिर है पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी मौजूद था, और फिर कहीं ना कहीं सदर साहब के ऊपर कोई प्रेशर भी था कि आप थोड़ा सा अपने आप को इन मामलात से पीछे रखें। तो दोनों वजूहात की बिना पर, कानूनी भी और सियासी भी, सदर साहब ने एक बेहतर फैसला शायद किया और उन्होंने एक तजवीज की सूरत में ही सिर्फ इसको दिया था। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेट की बात है, ये आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि आइन और कानून के मुताबिक तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर ही इंतखाब होना है। लेकिन आइन की एक शेख ये भी बात कहती है कि जी अगर हल्का बंदियां नहीं हो, अगर मर्दमशुमारी नहीं होगी तो नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि 90 दिन वाली शेख को इम्पोर्टेंस दी होती, उन्होंने इस वाली शेख को ज्यादा तरजीह दी है, और इसके मुताबिक उन्होंने अपने तौर पर ही ये तय कर लिया है कि अब उन्होंने हल्का बंदियों के बाद ही नए इंतखाब करवाने हैं। लिहाजा उन्होंने उसी हवाले से एक अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया है। बेसिकली देखा जाए तो डेट अभी भी उन्होंने नहीं दी है, बस उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि जी जनवरी के एंड में। अच्छा समीना, ये कहिएगा कि चलिए लेटर और सूनर इंतखाबात जब भी हो रहे हैं, 90 दिन के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि आइन और कानून तो हमें कहीं नजर आता नहीं है, लेकिन अगर आम आवाम की बात करें, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया, देखिए आप भी एक एंकर हैं, मुझे पता है कि मैं भी कुछ सर्विसेज दे रही
आई हूँ, लेकिन हम इतने डन हो गए ना, हमें तो कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम इंतखाबात की बात करें, जब भी इंतखाबात होते हैं, अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए अवाम के पास भी कोई ना कोई नैरेटिव बिल्ड करके अवाम को कन्विंस करना होता है। अब पीपल आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग। नून लीग की बात कर लें, PTI की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, अवाम के पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची। मसाइल अवाम के बहुत है। आप क्या समझती हैं कि इन इंतखाबात में क्या अवामी मैंडेट होगा जो सामने आएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं कि जनवरी में इंतखाब होंगे। अभी अगरचे उन्होंने एक डेट तो दे दी है, प्रपोज किया है स्टिल कि जी उसमें होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से खदशात बाकी हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें बहुत सारी वजूहात में एक वजह वो भी है जिसका आपने थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि रिजल्ट क्या होगा। जब तक रिजल्ट कुछ ऑब्वियस नहीं हो जाता उस वक्त तक, और ऑब्वियस भी ऐसा ऑब्वियस जो कि ताकतवर हलकों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इलेक्शन में जाना ही आपको लगेगा कि मुश्किल होगा। इलेक्शन उस वक्त तक नहीं कराए जाएंगे जब तक कि बाकी जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट ना हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने ये बात की कि चॉइसेस हैं या नहीं है, देखिए आपके पास इलेक्शन में जाने के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई चॉइस होगी तो आपने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन का मतलब है कि आपने इलेक्शन में जाना है। लेट द पीपल डिसाइड कि उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है। लेट द पीपल डिसाइड कि उनके पास कोई चॉइस है या नहीं है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो इन नैरेटिव से थक गए हैं या नहीं थके हैं। ये हम या कोई और बैठकर ना सोचे कि जी अब चूंकि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने इलेक्शन में ही नहीं जाना है। आपको इलेक्शन में जाना है और लोग भले आजाद उम्मीदवारों को वोट दें, भले PMLN को वोट दें, भले वो उनकी चॉइस है। और जहां तक आपने अगर अगर आप लेना चाहती हैं मेरा आइडिया कि मेरे ख्याल से किसको वोट कर सकते हैं स्टिल, तो देखिए ये बात ठीक है आपकी कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है लोगों में और सारी पार्टीज को वो आजमा चुके हैं, तो इसके बाद और भी ज्यादा जो माशी हालात खराब हुए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है एक डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी सर्वेज हैं और जो आप ग्राउंड रियलिटी में जाके लोगों से बात करते हैं तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। और स्टिल अगर इन हालात में भी इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा अपना एक अक्सरियती जमात बन के सामने आ सकती है। अच्छा समीना, एक और चीज एड्रेस कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज एड्रेस कीजिएगा, वो ये कि हमारे सियासत के रवायती हरीफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमें 16 माह PDM की हुकूमत में मुत्तहिद नजर आए। जब हमने देखा कि तरीके एतमाद लेकर आए तो हमेशा तारीफों के पुल बांध दिए जाते थे, या इस तरफ से भी इस तरफ से भी। लेकिन अब एक बार फिर से जो हमें एक दूसरे के मुखालिफ नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो अक्सर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ऐसा कुछ इस तरह से नहीं कहा जा रहा। आप क्या समझती हैं कि इस दफ़ा इंतखाबात में अगेन एक दूसरे के मुखालिफ ही हमें ये नजर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इंतखाबात में मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी टफ टाइम्स तो हैं, ये तो एक ऑब्वियस सी चीज नजर आ रही है। अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी बिना पर शायद कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि मामलात को किसी हद तक तो कम से कम बेहतर किया जा सके, क्योंकि इतने कशीदा माहौल में और इतना ही एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, उसको बिल्कुल ही आप अगर दीवार के साथ लगा के इलेक्शन करवाते हैं तो यकीनन उन इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अब ये बात तो मुझे नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल वाइप आउट तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि जी बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है, ऐसा मामला तो मुझे मुश्किल नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इलेक्शंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो मौजूद रहेगी। और जहां तक आपने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी का क्या मामला रहेगा, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी डिसहार्ट है। उसकी वजह ये कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखा हुआ है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको ज्यादा इस दफा कुछ हिस्सा मिल जाएगा केक में से, तो वो कुछ उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस वजह से पीपल्स पार्टी सवाल से हमें थोड़ी मायूस दिखाई देती है। सबीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और अगर हम बात करें अवामी मैंडेट की, तो इंतखाबात किसी भी जमहूरी मुल्क में वक्त पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट पीपल डिसाइड वाली पॉलिसी के साथ लोग किसको वोट कास्ट करना चाहते हैं, ये हमें गालिबन वोट कास्ट करने वाले दिन यानी इंतखाबात के दिन नजर आ जाएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आज का टॉपिक है शादी। अगर मैं शादी की बात करूं तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई लंबी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी घर ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारा बल्कि मुख्तलिफ मुआशरों की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, शादी एक मसला भी बन जाती है। और बाज़ू का शादी बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट भी ऐसे अगर आप उसको समझ लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मुआशरे की बात करें तो दो स्कूल ऑफ थाट्स है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कहता है कि नहीं शादी टाइम
टाइम पे होनी चाहिए, बल्कि यूँ कहीं कि छोटी उम्र में हो जानी चाहिए, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपने ज़िंदगी में करियर बनाना है तो शादी अगर लेट भी हो जाएगी तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है, शादी लेट या जल्दी नहीं होनी चाहिए, सही इंसान से होनी चाहिए। चलिए, ये स्कूल ऑफ थॉट तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शादी के मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या क्या पर्सपेक्टिव है और इससे किस तरह से एड्रेस और कैटर किया जा सकता है, इसमें आज सारी टेक्निकलिटीज़ पर हम बात करेंगे। और जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ जो है वो मिसेस खान मौजूद है, मैच मेकर है, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ उनको सही नहीं जा रही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और इनसे रब्ता जो है वो कनेक्शन ठीक किया जाए। और दूसरी हमारे साथ जो है प्रोफेसर शाहिना आसिफ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सेट पे मौजूद है, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, मैरिज काउंसलर हैं और लाइफस्टाइल कोच भी हैं, और वो आपको बहुत सारी बातों पे, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ इनकी ऐसी होती है कि आपको हमेशा सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। तो आज इस रास्ते पे भी हम उनसे गाइडलाइन लेंगे। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा आने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अच्छा जी मिसेस खान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, जब हम प्रोग्राम पर पैनल पर जाने से पहले, डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले, पब्लिक का जो रिव्यू है उसको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पब्लिक जल्दी और लेट शादी होने के बारे में क्या कहती है, ये ज़रा कुछ रिव्यूज़ हैं वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। जस्ट हैव अ लुक। अच्छा, सबसे मज़े की रिव्यू ना कराची से आए हैं क्योंकि अच्छा मेरा पैनल भी जो है वो ये जो रिव्यूज़ है सुनकर हंस ही रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, बट ऑल दो मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं अख्तर अब्बास साहब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जिसकी बात पहले कर लेते हैं। हमारे माशरे में इटसेल्फ शादी लफ्ज़ जो है ना, बाज़ुकात ये बहुत खूबसूरत लगता है और बाज़ुकात ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, ख़ासतौर पर वालिदैन के लिए। बड़ा आसान और सादा अल्फाज कि शादी की सही उम्र क्या होती है? देखिए, शादी अगर तो एक फैंटेसी है तो फिर तो उम्र और हो गई, अगर शादी रियलिटी है तो फिर उम्र और होगी। अच्छा। और आमतौर पे हमारे यहाँ तीन, आप दो कह रहे थे, तीन नुक्ता निगाह पाए जाते हैं। टीन एज की शादी जो है बहुत नुकसान उसका होता है। लड़की और लड़का यानी जो ही अब बड़े हुए और शादी कर दे, ये नहीं चल पाती। जो बहुत आइडियल उम्र मैंने देखी है पिछले 10-12 सालों में, कि लड़की अगर 20 से 25 साल की उम्र, ये उसकी बेहतरीन उम्र है। इसमें उसकी बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, खुद भी एक ग्रूम्ड होती है। और जितनी बच्चियां शादी को लेट करती हैं अपने करियर की वजह से या रिश्ते ठीक ठुकराने की वजह से, जब वो 30 पे पहुंचती हैं तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और वो लेट उम्र हो जाती है। फिर तो और बहुत सारे मसाइल, इवन औलाद के मसाइल पैदा हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो करियर की वजह से शादी लेट नहीं करनी चाहिए। शादी प्रेफरेबल है, उसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लड़कियों के लिए 22 से 25 साल की उम्र इट्स द बेस्ट, और लड़कों के लिए हमेशा लड़की से को 5 साल बड़ा होना चाहिए। हम उम्र लड़के लड़कियां एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, यानी उसका कदर भी नहीं कर पाते। वो जो लड़की को लाड चाहिए होता है वो नहीं होता। दूसरा, लड़का हमेशा वो पसंद किया जाता है एज ए दुल्हा भी, एज ए मर्द भी, जो मर्द हो। मर्द तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, मर्द लाड उठाने का नाम है, मर्द केयर का नाम है। अगर मर्द ने हमेशा औरतों की तरह डिमांड ही करना है कि मेरी केयर, मेरी तवज्जो और मुझे, तो वो शादी भी दिक्कत में चली जाती है। अच्छा अख्तर अब्बास साहब, एक बात आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, जो आपने एज ब्रैकेट हमारे सामने रखी है ना, पहले 20 से 21 साल और अब 21 से 25 साल की, इस ब्रैकेट के दौरान कहा जाता है कि बच्चे को शादी कर लेनी चाहिए। फिर से आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम बात करें इस एज ग्रुप की, तो अब कहा जाता है पहले 20 से 21 और अब कहा जाता है कि 21 से 30 तक मैक्सिमम जो 30 कहते हैं ना, आपकी शादी हो जानी चाहिए। अख्तर अब्बास साहब ने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया है वो है मेडिकल इशूज़ जो बच्चों को होना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पर। किस एज से ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं? एक्चुअली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो टीन एज की शादियाँ हैं या टीन एज में जो बच्चों की पैदाइश है वो कॉम्प्लिकेशंस में जाती है। इसी तरह जो ख़वातीन ज़रा सी एल्डरली होती हैं, जो 30 से अबव होती हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेतहाशा होते हैं। सो मेडिकली स्पीकिंग अगर कोई एज शादी की हम मुकर्रर कर सकें तो इट इज़ बिटवीन 24 to 32 for the females. If you go above that or below that, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। दैट्स वेरी परफेक्ट आंसर, जो कि मेरे ख्याल से देखने वालों को चाहिए भी कि अगर आप इस एम्बिग्विटी में हैं कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक ड्राइव होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जवाब था। मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। मिसेस खान, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है?
आ रही है, लेकिन ज़रा हल्की आ रही है। चलिए मैं ज़रा ऊंचा बोल लेती हूँ, लेकिन आपको आवाज़ क्लियर जानी चाहिए। सवाल मेरा ऐसे आपसे कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मिसेस खान, आप क्या समझती हैं, दो जो है ना स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कहते हैं कि बच्चे की उम्र जो है वो शादी की होती है 20 से 21। अब एक जो है स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि 30 तक मैक्सिमम शादी हो जानी चाहिए। आप क्या समझती हैं, क्या परफेक्ट एज होती है शादी की? मेरे ख्याल से तो परफेक्ट एज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाज़ लड़कियां देखें जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बाज़ लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। से आफ्टर 18-19 दे आर क्वाइट मैच्योर। 20 इयर्स तक वो राइप हो जाती हैं। 20 इयर्स में अगर उनकी शादी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो शादी को समझती हैं, वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो सारा बोझ उठा सकती हैं, वो समझती हैं शादी क्या है, वो हर किस्म का काम कर सकती हैं। उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली होती है। तो 21-22 में जो लड़कियां ज़रा थोड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वाइज होती हैं, उनकी कर देनी चाहिए। बाज़ बच्चियां थिक हेडेड होती हैं, चीज़ें बहुत स्लो समझती हैं और बहुत स्लो होती हैं। उनकी शादी 22, 23, 24 में होनी चाहिए। इसी तरह लड़के जब पढ़ लें, फ़ौरन कमाने लग जाए, मेरा ख्याल जब कमाने लग जाए तो लड़कों की भी शादी हो जानी चाहिए। दैट इज़ आफ्टर 25-26 उनकी शादी हो जानी चाहिए। और फिर अगर कमाई कम हो तो ये मत सोचें हाय मेरे बच्चे की कमाई कम है और मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। नहीं, शादी कर दें। आप देखें शादी के बाद ही तो इंसान तरक्की करता है। आप उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने अपने नसीब लाते हैं, अपने किस्मत लाते हैं। तो लड़का भी आफ्टर 25-26 बिल्कुल मैच्योर होता है और बच्ची भी आफ्टर 20, 21, 22 उसकी स्टडीज़ भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही होती हैं और वो मेंटली भी प्रिपेयर हो रही होती है। देखती है उसकी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं और उसकी शादी अगर लेट हो रही होती है तो आप यकीन करें मैंने लड़कियों को डिस्टर्ब होते देखा है, मैंने पागल होते हुए देखा है। दिन रात मिसेस खान में है तो अब 26 की हो गई हूँ, क्या होगा मेरी तो शादी भी नहीं हो रही, मेरे फादर भी नहीं है। वो तो बात सही है, जिनके फादर नहीं होते वहाँ तो उससे तो भाग जाती हैं औरतें के यहाँ से शायद जहेज़ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है कि उनकी सराउंडिंग्स में लड़कियों की फैमिली में फ्रेंड्स में शादियाँ हो रही हैं और उनकी क्यों नहीं हो रही। मिसेस खान, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप जो बात कर रही है ना, आप जो बात करी दरअसल अब शादी लेट होती क्यों है अख्तर अब्बास साहब? ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब जो वो कह रही है कि अगर आपका बच्चा कमाना शुरू हो गया है तो ठीक है शादी कर दे। लेकिन हमारी शादी की प्रायोरिटी में अगर हम लिस्ट बनाए तो शादी किस नंबर पे आती है? मतलब एक बच्चा जो है वो अगर लड़का भी है लड़की भी है तो वो समझती पहले मैं पढ़ूंगी, डिग्री कंप्लीट करूंगी, जॉब करना शुरू करूंगी, स्टैब्लिश हो जाऊंगी तो शादी करूंगी। और लड़का भी यही सोचता है क्योंकि एक लड़की को एक लड़का चाहिए होता है स्टैब्लिश। लड़के बिल्कुल आप क्या बिल्कुल समझते हैं? अच्छा, लड़के के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की अगर पढ़ रही हो, उसने मेडिसिन कर लिया, हाउस जॉब, अब अगर आगे पढ़ना चाह रही हो, बीच में उसके रिश्ते आए तो उसकी मंगनी कर दो, शादी कर दो। उसको शौक होगा तो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। अच्छा मिसेस खान, यही सवाल जो है ना वो अख्तर अब्बास साहब से भी मैंने किया है, मैं जरा उनसे भी इनका रिव्यू ले लूँ। अख्तर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं ये जो वजूहात बता रहे हैं लेट होने की, यही वजूहात है? अच्छा, शादी हमारी शॉपिंग लिस्ट में तो बहुत ऊपर होती है। अच्छा। लड़की की भी, लड़के की भी, माँ बाप की भी, लेकिन हम आमतौर पर उसके लिए तैयारी नहीं करते। लाइक एक आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शादी इतना बड़ा मसला नहीं होता था। खानदान की शादियां होती थी, वो लोग अपने बच्चों के साथ जाते, वहीं बहन भाइयों के बच्चे पसंद आ जाते से फिक्स होती थी और आराम से हो जाता था। अभी ये है कि ना माँ सोशल है ना बाप सोशल है और बच्चियां जब 30-30 साल की हो जाती रिश्ते नहीं आते। ये सबसे बड़ी वजह है कि जब रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा, जो आते हैं वो लड़की के मिजाज से, उसकी तालीम से, उसके टेम्परामेंट से, उसके कैलिपर से भी बहुत छोटे होते हैं। वो फिर बेहतर रिश्ते के इंतजार में आगे से आगे जाते जाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है सोशलाइज ना करना। तो माओं को जितनी मर्जी अक्खड़ हो, जितनी मर्जी वो घर में रहने वाली हो, जब घर में अल्लाह ने बेटियां दी हो तो फिर आपको अपने अजीज़ों के यहाँ भी जाना चाहिए। और जहाँ पे रहते हैं रिश्ता असल में या माँ को आता है या बाप को आता है। ठीक है। लड़की का रिश्ता अगर आए बराह रास्त, हम उसे लव मैरिज कहते हैं। यानी जो हमारे एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उसमें रिश्ता आपके मिजाज को देखे, यानी बड़ों के मिजाज को, खानदान को, उनकी आदत को देख के आता है। पढ़े लिखे होंगे तो वैसे लोग आएंगे, नहीं होंगे तो फिर आप बाद में किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, किसी मैच मेकर से कहेंगे और नतीजतन
वहाँ पे मैच बन नहीं पाता। तो एक पहली बात तो ये है कि अपनी शॉपिंग लिस्ट में इसको टॉप पे रखें और उसकी इन्हें आप बाजार जाओगे नहीं तो शॉपिंग करोगे कैसे। दूसरा, अच्छा फिर ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो एक रुझान है ना, इस पर भी हम बात करेंगे कि चलिए अगर आप शॉपिंग करने के लिए मार्केट नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे, तो जो ऑनलाइन केसेस हैं, और हम देखते हैं कि कोई बेल्जियम से आ रही हैं, कोई जापान से आजकल खवातीन आ रही है शादी करने के लिए, पाकिस्तानी लड़कों से आ रही हैं, फिर पाकिस्तानी लड़कों से, तो फिर मेरे ख्याल से एज ग्रुप को छोड़ के वो सही रह जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, देखिए बहुत रेयर केस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा होता है 42 की एज में भी हमने बच्चे पैदा करते हुए खवातीन को देखा है। अब वो क्या फैक्टर होता है, मतलब अगर वो 40 में 35 में शादी कर रही हैं और बच्चे 40-42 में हो रहे हैं, सो भी तो केस होता है ना। ऐसे इस बात का तो मैं जवाब आपको देती हूँ, लेकिन अभी अब्बास साहब ने जैसे कहा कि ख़ानदान में शादियों की बात की उन्होंने, हाँ जी, मगर कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके अंदर कोई हेरिडिटरी डिजीज़ चल रही होती है। मसलन कई ख़ानदानों में थैलेसीमिया है, कई ख़ानदानों में मेंटल इलनेस है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, उनके अंदर फिज़िकली या मेंटली कोई ना कोई मसला चल रहा है। जब भी हम शादी का रिश्ता देखने जाते हैं या रिश्ता पसंद करने जाते हैं, आप क्या पूछते हैं? आप उसका मनसब पूछते हैं, उसकी दौलत पूछते हैं, उसकी ज़ात पूछते हैं, लेकिन क्या मेडिकली भी ये कभी किसी ने पूछा है कि आपके घर में कोई एबनॉर्मल बच्चे हैं, आपके घर में इनफर्टिलिटी है, आपके घर में रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, कोई ऐसी बातें जो हैं वो तो गुनाह समझते हैं ना किसी भी शादी से। तो एक्चुअली ये मसाइल जो हैं ये इनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के ब्लड ग्रुप्स पहले चेक किए जाते हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर भी RH नेगेटिव ग्रुप्स काफ़ी हैं, और RH नेगेटिव ग्रुप्स की अगर RH पॉजिटिव ख़वातीन की पॉजिटिव के लड़कों के साथ शादी होती है तो उनके अपने मसाइल हैं, ऑल्दो वो मैनेजेबल हैं, लेकिन फिर भी मसले हैं। थैलेसीमिया हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, जो आप कज़न मैरिज की बात करिए ना, नो डाउट ये हमने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, हाँ अलबत्ता पहले नहीं, लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस इस पर हमने कोशिश करके पैदा कर दी है कि कज़न मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगेन मिसेस खान, आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम कज़न मैरिज से निकलते हैं और किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, किसी ऐसे ख़ानदान की तरफ चले जाते हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, जो कि ख़ानदान से बाहर का होता है, ज़ात से बाहर का होता है, ये रिस्क लेके आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब कुछ रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ बड़े नेगेटिव आ जाते हैं, तो मिसेस खान आप क्या समझती है ख़ानदान से बाहर निकल के रिस्क लेने वाले फैक्टर को? देखें, रिस्क तो कैन बी एनीवेयर, कैन बी इन योर फैमिली, कैन बी आउटसाइड। आपने अगर मेडिकली उसको नहीं करवाया, बच्चे को उसका मेडिकल नहीं करवाया, तो आपको क्या पता आपकी बेटी में कई दफ़ा कितने फॉल्ट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, लेटर ऑन आपके साथ अबॉर्शंस के मसले होते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, पता ही नहीं चलता। ये तो सारी चीज़ें शादी के बाद पता चलती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर शादी तो अब यही कहूँगी कि इट्स अ गैम्बल इस सेंस में कि हम इतना डीप इनटू मेडिकल लाइन में नहीं जाते बच्चों के साथ शादी से पहले, और बाद में शादी के फिर हम रो रहे होते हैं, बट इट इज़ रेयर, इतना नहीं होता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की शादियाँ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चल रही होती हैं, बाहर भी बहुत अच्छी तरह, बल्कि घरों में इंटर मैरिजेस और कज़न मैरिजेस में बाहर के फड्डे निकल रहे होते हैं, पिछले 50-50 साल पुराने फड्डे निकल रहे होते हैं। तो कज़न मैरिजेस को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि कज़न मैरिजेस करें, मैं उसको कभी अप्रूव नहीं करूँगी। मैं कभी नहीं कहूँगी। ठीक है मिसेस खान, मुझे रिव्यू लेना है कज़न मैरिजेस में जाए। आपकी जानिब आती हूँ, इसी टॉपिक के अगला पॉइंट जो है उस पर बात करेंगे। अगर हम बात कर ले कॉम्प्रोमाइज़ की, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है। और कॉम्प्रोमाइज़ वो जो कि मिसेस खान कह रही है कि अगर आपने शादी करनी है तो आप, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो, खातून की बात कर रही हूँ, तो आप थोड़ा कम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि लड़का अगर अच्छा है और बहुत ज़्यादा आप इतना नहीं कमाता तो यू कैन मैनेज, लेकिन ऐसा करते नहीं, ये प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती। अच्छा, इससे पहले एक इजाफा करूं, शादी को जुआ नहीं समझना चाहिए और ना इसके जुआ खेलना चाहिए। अच्छा। ये कोई अंधा कुआं नहीं है, हमें थोड़ा सा, यानी हमने चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं। अभी हर दूसरा तीसरा केस लड़कों का एजोस्पर्मिया का आ रहा है, और शादी के बाद 1 माह बाद, 1 साल बाद, यानी उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी ठीक हो, ये नहीं ठीक होते। अभी आप अंदाज़ा करें कि जितने हॉस्पिटल हैं ये जो टेस्ट बेबी वाले हैं IVF के लिए,
वहाँ रश होता है, Yes. 500 से 1000 लोग एक वक्त में जब जाए इतने खड़े होते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर ये ज़रा सा कर लेते, हमें हिम्मत करनी होगी। अगर लिस्टें दी जा सकती हैं जहेज़ की, अगर लिस्टें दी जा सकती हैं कि ये करना है, ये करना है, तो एक टेस्ट लड़के का शादी से पहले ज़रूर लेना चाहिए और लड़की का भी टेस्ट दे देना तो चाहिए। वास्तव ये तो अनार का मसला बन जाता है ना कि आप लड़के को टेस्ट कराने, मतलब हम रियलिस्टिक अप्रोच तो जरा ले लें। अच्छा, इसमें जो एक और खौफनाक बात है, अगर लड़का एजोस्पर्मिया का उसे इशू है या मेल पूरा नहीं है, उसकी माँ को नॉर्मली पता होता है, यानी जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है घर में, उसका मैनरिज्म, उसका उठना बैठना, उसकी हैबिट्स, माँ को, बच्चियाँ और बच्चे माँ की पोरों में होते हैं। मैंने इतने केसेस देखे हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी इस बेवकूफ़ी की वजह से कि एक से नहीं हुआ, दूसरा। अच्छा, पता होता, पूरी बात बताती नहीं है। सो जुआ नहीं खेलना अच्छा, चाहिए। ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पता होने के बावजूद भी अगर आप अवेयर नहीं कर रहे अगले खानदान को, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। मिसेस खान, लास्टली मुझे ये बताएगा कि उन खवातीन के बारे में अगर हम बात करें जो कि 30s के करीब और 35 के करीब पहुंच जाती हैं और फिर स्टैब्लिश हो जाती हैं, यकीनन मर्दों से ज़्यादा कमाना शुरू हो जाती हैं, और फिर हम कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके लिए क्या सजेशन, आपका क्या काइंड एक एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे? नहीं, आप बाहर के मुल्कों में भी देखें और अब यहाँ भी देखें, अगर औरत बहुत ज़्यादा कमा रही है, उससे थोड़ा लड़का अगर कम कमा रहा है तो वो एक्सेप्ट करती हैं। उनको पता है कि और चॉइस नहीं है उनके पास, अगर और डिले करेगी तो शादी होगी नहीं, नियरिंग 40 हो जाएंगी तो कौन एक्सेप्ट करेगा उनको? कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, और मेडिकल इश्यूज उनमें आ जाएंगे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? सो इसलिए अगर लड़का ज़रा सा भी कम ज़रा पढ़ा हुआ हो, आप इतनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ACCA वगैरह हो, लड़का MBA हो सिंपल, तो आप गो फॉर हिम। आई वुड सजेस्ट गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये भी चांस अगर अवेल नहीं करेंगी तो आप हाथ में से हाथ मलती रह जाएंगी। सो यू शुड हैव अ नाइस फैमिली, बी नाइस टू द पर्सन। वो भी आखिर पढ़ा लिखा है, कमा रहा है। अगर आप जितना नहीं, तो वो तो आपकी लक थी, आप इतना कमा रही है, हर लड़की तो फिर इतना नहीं कमा रही होती, तो यू हैव टू अकोमोडेट, यू हैव टू आपकी इस बात पे ना डिनाइल एक फेस आ रहा है मिस शाहीना आसिफ का। डिनाइल बताइएगा, क्या आप रिव्यू करना चाहती है इस बात? उनके दिल में कुछ मेरे चल रहा है। ख्याल है हम शादी को एक बहुत डिफरेंट Complicated. पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि शादी, रिश्ता आएगा, रिश्ता नहीं आएगा। रिश्ते अल्लाह ताला ने हमारे आसमानों पर लिखे क्या हैं, बात वो आ जाते हैं। लेकिन यह है कि पढ़ने लिखने से इसका ताल्लुक इतना ज़रूर है कि लड़कियां जो पढ़ रही होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी शादियां डिले कर रही होती हैं। इसी तरह लड़के भी पढ़ रहे होते हैं और वो अपनी शादियां डिले कर रहे होते हैं। और शादियों में लोगों की जब वो मैच्योर हो जाती हैं बच्चियां, जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या लॉयर्स हैं, इसी तरह लड़के जो मैच्योर होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरी लड़की या खातून अगर पढ़ी लिखी है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। दे आर मैच्योर, अगर उसकी एज ज़्यादा भी है तो क्यों ज़्यादा? हाँ जी, मैच्योरिटी में एक दूसरे की थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। और ये देखा गया, स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि जो शादियाँ 28 और 30 साल की उम्र के दरमियान में होती हैं वो स्टैटिस्टिकली ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बजाय उनके जो टीनेज मैरिजेस होती हैं, जो बहुत जल्दी शादियां होती हैं। वो बच्चे, हार्मोन्स की सर्ज होती है उनके अंदर, उनको दूसरा ऑपोजिट सेक्स बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान को शादी का शौक़ होता है और आजकल शादी इतनी ग्लैमरस हो चुकी है कि हर लड़की को ये शौक़ होता है, मैंने ये गरारा पहनना है, मैंने ऐसी मेहंदी करनी है, मैंने ढोलक करनी है, मैंने डोली में ऐसे चढ़ना है। उस ग्लैमर में वो एक ऊट पटांग सी शादी हो जाती है। सो शादी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस और इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है अख्तर बात साहब, लास्ट ही एक मैसेज दे दें तमाम वालिदैन के लिए जो इस वक्त बहुत परेशान है शादी को लेके, चाहे एज ज़्यादा है चाहे एज कम है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो ही आपको अच्छा रिश्ता है शुरू में कर लेना चाहिए, वरना आमतौर पे लड़कियां MPhil करती हैं, PhD करती हैं, वक्त उनका ज़ाया होता जाता है और उसमें आपका चेहरा ढलक जाता है और पूरे फीचर्स हैं वो बदल जाते हैं। इसी तौर पे जितनी लड़कियां सरकारी अफसर बनती हैं या डॉक्टर बन के अपने लेवल का रिश्ता चाहती हैं, मैंने उनको दिक्कत में जाते देखा है। उस लेवल का रिश्ता नहीं आ पाता। आपका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं? चूँकि ये जो रिश्ता है लड़का और लड़की नहीं करते, रिश्ते दोनों की माएँ करती हैं और दोनों की माएँ हमेशा कम उम्र लड़कियाँ ढूंढती हैं। कम उम्र तो ज़ाहिर उस उम्र में नहीं मिलेगा आपको, तो इसके बाद फिर ये होता है कि आपके साल
सरकारी अफसरों को मैंने ख़ास तौर पे देखा है, जो लड़कियां हैं वो बेचारी खुद भी उनका आइडलाइज इतना चीज़ों को किया होता है, और माएँ भी ऐसी सोचती हैं कि हमारी बेटी इतनी तनख्वाह, इतनी सहूलतें, तो उसको वैसा शहज़ादा मिलना चाहिए। तो शहज़ादे हमारे यहाँ काफ़ी थोड़े हैं, अच्छा, जो थे वो कम हो गए। तो नॉर्मल लोगों में रिश्ते वक्त पे करने चाहिए, थोड़ा उसको मैच करना चाहिए, वैल्यूज़ को मैच कर लेना चाहिए, और दौलत थोड़ी कम ज़्यादा भी हो तो भी चल जाती है। पर अच्छा, ये सारे ठीक है, क्या बात कंप्लीट करें, बात लेकिन अगर उस घर में उसका टेम्परामेंट ठीक नहीं है, उनका वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है, तो इतना खर्चा करने के बावजूद भी दोनों रिश्ते चल नहीं पाते और दिक्कत होती है। ये सबसे ज़्यादा फिर आपको डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिसेस खान। लास्टली एक पैगाम दे रहे तमाम देखने वाले वालिदैन के लिए, खासतौर पे जो परेशान है अपने बच्चों के रिश्तों के लिए। हाँ, देखिए मैंने ज़्यादातर ये देखा है, पहला रिश्ता बहुत अच्छा जाता है लड़की के घर, लेकिन वो लड़की वाले सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे लड़के हमारे पास कितने बहुत से आएंगे, वो नाशुक्रे होते हैं। अच्छा। वो समझते हैं पता नहीं लड़के तो सारे अच्छे बाहर चले गए हैं, यहाँ तो अब आपको तो अगर आप छानेंगे तो बहुत कहीं से का दुक्का लड़के अच्छे मिलेंगे जो आपकी डिमांड है। लेकिन आ जाता है उस वक्त औरतें रियलाइज़ नहीं करती और वो शादी नहीं करती। वो समझती हैं मिसेस खान या जो भी XYZ है, ऐसे रिश्तों की मेरे पास हम बाहर लग जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी। ऐसा नहीं होता। रिश्ते अच्छे बहुत कम है, अच्छी जॉब्स वाले, अच्छे पढ़े लिखे, वैल्यूज़ वाले, अच्छी फैमिलीज। तो पहला रिश्ता जो आता है वो अल्लाह मियाँ हमेशा अच्छा भेजता है, और औरतें वो रिश्ता खत्म कर देती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना काफी पुराना है और काफी वैलिड है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि पहला रिश्ता जो होता है उसको इनकार नहीं करना चाहिए, मंगनी कर दो, चाहे 2 साल बाद शादी कर दो। चलिए ठीक है। मिसेस खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तनब्बास साहब आपका बेहद शुक्रिया, शाइना आसिफ साहब आपका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। और हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। ऑल दो कि इस टॉपिक की बहुत सारी डाइवर्जन, बहुत सारी ब्रांचेस, इसको डिटेल में 2-3 घंटे के प्रोग्राम में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए और आपके घर वालों के लिए सिर्फ यही पैगाम कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले चीज़ें मिल नहीं सकती। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह है, लेकिन मायूस आपने नहीं होना, कोशिश करनी है और दुआ करनी है, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आपसे लेनी इजाज़त, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के दिन के मुनासिब से आपको बताएं तो बाबा गुरु नानक की 484वीं बरसी जो है उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। 21 सितंबर को जो है वो बाकायदा मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, और आज जो है वो अलविदाई तकरीब है, जिसके लिए सिख ज़ायरीन बड़ी तादाद में भारत से और बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान आए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और करतारपुर बनने के बाद जो है पाकिस्तान का पूरा इमेज बेहतरीन अंदाज में जो पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे हुआ है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सरदार महेंद्र पाल हमारे साथ मौजूद है, साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि सिख ज़ायरीन जो है बड़ा खुशी से आते भी हैं, और अब जो फैसिलिटेट उन्हें वहाँ किया जाता है, और करतारपुर आधारी बनने के बाद जो है वो बड़ी तादाद में सिख बरादरी सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। सिक्योरिटी के इस वक्त फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, तो आप कैसे समझते हैं इस इक़दाम को? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा इक़दाम था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर साहब की अनाउंस किया तो पूरी दुनिया के सिखों में एक खुशी की लहर दौड़ी और लोग खुश हुए इस बात से कि क्योंकि हम तकरीबन 76 सालों से ये एक अरदास करते थे, दुआ करते थे कि करतारपुर साहब और ननकाना साहब के खुले दर्शन दीदारे जो हैं वो मिलें। तो वो अरदास जब पूरी होती हुई नजर आई, उसकी अनाउंसमेंट हुई, तो पूरी दुनिया के लोग खुश हुए। और आज भी जब लोग खुशी से, जब उनको सिर्फ ये पता चलता है कि हम जाते हैं, तो उनकी घर में खुशी का एक समा होता है। तो जारी बात है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सिख कम्युनिटी के लिए, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी जहाँ भी है वो पाकिस्तान की गुन गाती है, पाकिस्तान की नारे लगाती है। हालांकि वो उसका तल्लक बेशक पाकिस्तान से ना हो, वो पाकिस्तानी ना हो, वो किसी और मुल्क से हो, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाती है। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि अगर हम सिख बरादरी की बात करें तो बड़ी तादाद में हमारे हमसाया मुल्क यानी भारत से सिख बरादरी और सिख ज़ायरीन जो है वो करतारपुर आते हैं, अपनी मजहबी रसूमात को अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ अदा करते हैं। और यहाँ के लोग आपको पता है हमेशा बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी तारीफ़ें की जाती है उनकी जानिब से हमेशा कि सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए हैं और सारी सूरत हाल पर वो काफ़ी खुश दिखाई देते हैं।
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से करती है, और जो सिख यहाँ पे आते हैं वो हमेशा जब जाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर इनको गम छाया होता है, और उनके जो आंखों में आंसू होते हैं कि वो जब यहाँ से जा रहे होते हैं। और उसकी दो वजूहात होती हैं। जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है सिख हम भी महफूज हैं, हमारे गुरुद्वारे भी महफूज हैं, और हम जब आए हैं तो उनको बिल्कुल फ़र्क महसूस ना हो कि वो अपने मुल्क में हैं या किसी दूसरे मुल्क में आए हैं। जब यहाँ के लोग उनको प्यार देते हों, यहाँ की पुलिस, यहाँ के तमाम अदारे जो सिक्योरिटी पे मामूल होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी होती है, जिनके दूसरे इंतजामात के अंदर वो मसरूफ़ होते हैं, लेकिन वो जब हमारी कम्युनिटी को प्यार देते हैं तो वो प्यार जो है वो प्यार सब लेके जाते हैं, तो वो हमेशा दुख के साथ लेके जाते हैं कि वो आखिर क्यों यहाँ से जा रहे हैं। उनको एहसास होता है कि बिछोड़े का एहसास होता है, उनको ये एहसास हो रहा होता है कि हम शायद बिछड़ रहे हैं। तो इस वजह से वो एक खुशी का ही असल मेन वो एक खुशी ही होती है कि जब आपको ऐसा लगे कि हम 47 में बिछड़ गए हैं जबकि हमें को बिछड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए था। तो इस तरह की जब एहसास आपको फील हो तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने। और अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हमारे महकमा जात जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं, और एक बार फिर से जो है पूरी दुनिया की सिख बरादरी को ये अमन का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो चूँकि जुम्मे का दिन है और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आज के दिन की मुनासिबत से नात या हम जो है अपने प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करते हैं, और आज के दिन का आप लोग एक बार फिर से मेरा पैगाम भी है गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कि हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो, और एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है, तो इसका खुसूसी तौर पर एहतमाम करें, गुस्ल करें। रोज़ाना की रूटीन से आज की रूटीन कदरें जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। खुतबात सुने, घर के बच्चों को तैयार करें, उन्हें जुम्मे की नमाज़ के लिए, इज्तिमात के लिए बाहर भेजें, और घर में भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए उनको नसीहत करने के बजाय करके दिखाएं, तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे। और आज के दिन की मुनासिबत से चूँकि जुम्मे का दिन है तो हमने भी नात शामिल करनी है अपने प्रोग्राम में, और नात पढ़ने के लिए हमने आज दावत दी है शबाना अब्बास को। नात खान है आज के प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको हमेशा देखकर बहुत अच्छा लगता है, और आवाज़ में यकीनन शबाना की एक जादू है। मैं बहुत पुराना जानती हूँ शबाना को, और हमेशा जब भी सुनती हूँ तो यकीनन थोड़ी देर बाद जब आप भी सुनेंगे तो एक सहर तारी कर देती हैं ये। वो ख़ास तौर पर कोई माँ का कलाम हो, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हम पढ़ें तो क्या खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं। लेकिन शबाना आजकल क्या कर रही हैं, और कैसे आपकी माशाल्लाह ये स्टडीज़ और सब कुछ कैसे चल रहा है? मेरी अभी एमफिल मैंने डन किया है, तो रिसेंटली मैं एल्बम पे काम कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, नातों की रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, सूफी कलाम भी रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी सुनने को मिलेंगे पब्लिक को। इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। जब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और बड़े कम वक्त में माशाल्लाह मैंने आपको देखा है बड़े अच्छे से ग्रो करते हुए, माशाल्लाह बहुत ये लोगों का प्यार मोहब्बत है, तो मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी अपनी मेहनत। बस ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये आपकी सक्सेस की एक वाहिद एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको कामयाब कर देती है। तो आपके लिए भी यही पैगाम है कि जिस मकसद पे आप लगे हुए हैं बस डटे रहें, लगे रहें, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो मेहनत करने वालों की जो मेहनत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती। आपसे लेनी है आपसे इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले आपको पता है हम कलाम सुनेंगे और शबाना से, और वहीं से आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपने से मुंसलिक रिश्तों का और दोस्त अहबाब का भी बहुत ख्याल रखिएगा। शबाना आपकी तरफ आते हैं। गुल अज़ रुख़ता मुख़ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तूं आमुख़ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाले तुरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाले तुरा दीदा
हक्का के चे खुश कंदाए अकी के यमनी रा यमनी रा यमनी रा यमनी रा बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 हयात अज़ल दो ख़िताबे कामत ज़ेबा हयात अज़ल दो ख़िताबे कामत ज़ेबा दरकद तू ही जामे सर्वे चमनीरा 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 बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 दर्श के तू दलदाने शकत अस्तबल पत तू जामरसा नींद अवैसे करनीरा 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 बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 जामिए बेचारा रसा नींद सलामे बर दरगाहे दरबारे बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी रा गुलियज़ रुखता मुखता नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा